देखिए हम लोग का चैप्टर फिक्स का है इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप लोग जो पढ़े हैं अच्छी बात, जो नहीं पढ़े वो भी ध्यान दोगे, ठीक है। शांत रहोगे, बिल्कुल बात नहीं। इसको आराम से पढ़ाते हैं, हड़बड़ी हम लोग को अब नहीं है, आराम से सिलेबस लगभग कुछ ही है खत्म होने का। देखिए शांत रहोगे, बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला ये आवाज कर रहे हो, हमें पढ़ना होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या पहले चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज के बाद आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपका टर्म आएगा टेस्ट चार्ज क्या होता है, चार्ज में ही। फिर पढ़ाएंगे उस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड, और एक फील्ड और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इन सब पर काम करेंगे और हम लोग काम करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इन सब पर अभी हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। बिल्कुल ध्यान देना, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। चार्ज क्या है, देखिए मान लो कि कोई बॉडी को आप रब करते हैं। सपोज कि ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को आपने रब किया, सपोज कीजिए ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किए, ठीक है ना। सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किए। दोनों में एटम लोग किसमें होगा, दोनों में एटम है। एटम दोनों में है कि सिल्क क्लॉथ में एटम है या ग्लास रॉड में एटम है। ग्लास रॉड में एटम है। सिल्क क्लॉथ बनता है सिल्क वार्म से, और सिल्क वार्म एक आपका लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ना कि एटम होता है, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स रहेगा वहां बोलना आपको एटम। सिल्क वार्म से बना है कौन, सिल्क क्लॉथ ना। सिल्क वार्म आप पढ़े हुए बायोलॉजी में पढ़े हैं ना, तो उसी वहां पर हम लोग जो आप लोग पढ़ते हैं सेरिकल्चर पढ़े हैं, वही वर्ड यहां से आया था। तो ये आपका ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को जब तुम रब करते हो, ग्लास रॉड नॉन लिविंग बींग्स है, मतलब ये मैटर है। मैटर तो ये भी है, मैटर सिल्क क्लॉथ भी है, मैटर ग्लास रॉड भी है, बस बट सिल्क क्लॉथ बना है किससे, सेल से। तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, सेल हो गया। ग्लास रॉड बना है मैटर है, मींस एटम्स बना है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, एटम हो गया, ठीक है। जब आप इसको रब किए मतलब क्या दिए, रब करने का मतलब हुआ इसको हमने एनर्जी दिया। और एनर्जी क्या करता है, एनर्जी का काम होता है, एनर्जी का काम होता है वर्क करना। और वर्क कब होगा, और वर्क तभी होगा जब हम डिस्प्लेसमेंट करें, ठीक है। वर्क करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट करना। कोई भी एटम के अंदर, मतलब इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। एटम्स के न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में कौन हेल्ड किए हुए, बोलिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में कौन हेल्ड किए हुए, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे हुए, बाइंड अप किए हुए। जबकि हम सब जानते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन पर लाइक चार्ज है, फिर भी वो बंधा हुआ कैसे है, तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधा हुआ है। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड होता है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं दो चार्ज के बीच, दो चार्ज मान लो Q1 Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इसके बीच एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर होता है, ठीक है। बोलिए R इनवर्सली किसके है, F के। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे दूर का ऑर्बिट, मींस R सबसे बड़ा होगा। जब R सबसे बड़ा होगा तो F सबसे कम होगा। तो किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हमने जो रबिंग किया उससे एनर्जी दिया, और वो एनर्जी ने क्या किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन ये ग्लास रॉड लॉस कर दिया, इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को मान लॉस किया, बहुत सारे एटम यहाँ पर है, सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तब पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज कहां चला गया, सिल्क क्लॉथ के पास, इस पर क्या आ गया, आगे इसके चारों तरफ क्या आ गया, माइनस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डेवलप आप कर सकते हैं रब करके। रब करके एक तरीका हुआ।
ऐसे बहुत तरीका, रबिंग के अलावा भी तरीका बहुत सारा है। एक रबिंग के माध्यम से आप चार्ज को डेवलप कर लिए, ठीक है। तो चार्ज को दिखाते किस सिंबल से है, क्यू से। चार्ज में आप लोग पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है ना, हमने रब किया तो क्या ग्लास रॉड में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड को रब किए, ग्लास रॉड में क्या 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा कि 3/2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी को तुमने रब किया तो जो टोटल चार्ज निकलेगा, चार्ज का निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्योंकि प्रोटॉन निकलना पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन अगर निकलेगा, प्रोटॉन को निकालने का मतलब होता है न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियर डीके कहते हैं, और न्यूक्लियर डीके के दौरान लार्ज अमाउंट में, ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी होता है प्रोड्यूस, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन, उसी को कहते हैं न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फिजन है। और इसका एनर्जी इतना घातक होता है कि वो आपका नुकसानदेह होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एटम्स से इलेक्ट्रॉन चार्ज निकल रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर निकालोगे तो वो आपका न्यूक्लियर डीके कहलाएगा। और न्यूक्लियर डीके रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, ठीक है, यूरेनियम, ये सब जो आपका है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वो आपका हमेशा उसका न्यूक्लियस टूटते रहता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी होता है प्रोड्यूस। इसी कारण से आप सुने भी होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम सुने हो, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें यूरेनियम यूज किया जाता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस हमेशा टूटेगा, और टूटने के बाद जो से अल्फा, बीटा और गामा रे निकलता है, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीके बोलते हैं। और किस न्यूक्लियस का अपने आप स्वतः खुद ब खुद वो टूटेगा? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। क्या बोला मैंने आपको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कहोगे सर ये रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलेंगे जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है मतलब क्या हो गया कि उसका न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या एक्सेस होगी। एक्सेस मतलब अधिकतम होगा। हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े भी हैं कि कैपिटल ए दिखाता है एटॉमिक मास को या मास नंबर को, दिखाता है ना। जेड दिखाता है एटॉमिक नंबर को। अगर ए माइनस जेड कर दें तो बोलो ये क्या देगा आपको? ये न्यूट्रॉन की संख्या देगा, देगा ना। ए माइनस जेड कर दे, न्यूट्रॉन की संख्या देगा, देगा कि नहीं देगा? न मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतना ही होता है प्रोटॉन और उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास में या मास नंबर में निकाल दीजिए किसको? प्रोटॉन को। मींस जेड, मींस जेड को निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, लिखते हैं कार्बन के आइसोटॉप 3 होते हैं, एक C612 पढ़े हो ना, एक C614 और एक C613 पढ़े हो कि नहीं? कार्बन के ये 3 आइसोटॉप है। इस आइसोटॉप में कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। इसमें कितना मास नंबर है? 13। इसमें कितना है? 14। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कैपिटल ए बोलते हैं। कैपिटल ए को मास नंबर से दिखाते हैं, और मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल? जेड के इक्वल है। मतलब इसको हम यहां काट के जेड लिखें तो भी सही है, और काट के ई लिखेंगे तो भी सही है ना। लेकिन वास्तविक में मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? A माइनस पी हो गया। हम कैसे किसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव कहेंगे? हम कैसे कहेंगे कि उसका न्यूक्लियस अपने आप टूट करके इलेक्ट्रॉन अल्फा, बीटा और गामा रे प्रोड्यूस करेगा, और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, दैट मींस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल सिखाने क्या है।
ए माइनस पी निकाल लेंगे तो एन आ गया, ए माइनस पी निकल जाएगा ना। बोलो इसका ए माइनस पी कितना है, ए माइनस पी 6 है यहाँ पर, नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें 6, इसमें कितना है 7, में कितना है 8। तो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन कहाँ है इसमें, इसका मतलब किसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है। तो जिसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। मतलब कहेंगे ये कार्बन का ये आइसोटॉप रेडियो एक्टिव, नाम सुने भी होंगे, कार्बन का ये आइसोटॉप क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और इसका यूज जानते हो कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में। अब कहो सर कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई जिराफी है, या आप लोग सुने होंगे जिसका अस्तित्व खत्म हो गया कुछ दिन पहले, डायनासोर का। तो डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी हड्डियां मान लो कहीं दबी मिली हमको खोदने के बाद, तो वो हड्डियां उसी की है, वो कितना वर्ष पहले का हड्डी है इसको मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। और कार्बन डेटिंग का मतलब डेट का मालूम करेगा वो, किस डेट में वो आपका एक्सपायर किया था, ठीक है। तो इसी के हेल्प से करते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है। कोई कहेगा आपके पास बात नहीं, हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप में कौन सा आइसोटॉप रेडियो एक्टिव सबसे अधिक होगा, ये बोलेंगे। जिसका न्यूक्लियस में एक्सेस न्यूट्रॉन होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किसमें करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। और उसमें क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, जो हाईली एनर्जेटिक होता है, जिस एनर्जी का यूज करके हम लोग करंट को प्रोड्यूस किया करते हैं, ठीक है। रखना, चलिए इसको सभी ध्यान रखिए अच्छे से। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा ही पढ़ाया अभी, आप कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है, सब एक्स्ट्रा है। चलिए तो हमने जो मेन बोला आपको उसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब हम लोग किसी एटम को रब करेंगे, तो किसी एलिमेंट को रब करेंगे तो, या किसी मैटर को रब करेंगे। चलो अब ध्यान देना आगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का चांस भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। ये क्यू क्या है, क्यू दिखा रहा है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर कुल मिलाकर कितना चार्ज वो क्यू दिखा रहा है। और Q का फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू ई। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आगे में प्लस माइनस भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 10th क्लास में है तो प्लस माइनस यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाया गया है। और N जो होगा वो ऑलवेज, N मस्ट बी ऑलवेज बिलोंग्स टू N। इसका मतलब क्या हुआ, N का मान अगर हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है तब सही है, नहीं तो कहेंगे उस बॉडी पर इतना इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। एज फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा कि डज, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भी, डज ए बॉडी कैन हैव 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, ये पूछा गया। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, पूछ लिया। कुछ नहीं करना आपको, जब भी किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है ये चेक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको एन निकालना। क्या निकालना है, एन, ठीक है। तो एपी में क्या करना है, एपी में याद होगा आपको ये टर्म इस एपी का है या नहीं चेक करना है। तो वहां एन निकाल के एन का मान नेचुरल नंबर आ गया तो होगा, नहीं होगा। वहां मान लीजिए कि क्यू क्या हो गया, टोटल चार्ज, बॉडी पर कुल चार्ज कितना है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, सही है। क्यू का फॉर्मूला क्या था, एन ई, एन को एन छोड़ दिए। ई का मान कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना 8 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट गया, नहीं कटेगा। एन का मान लो कितना आ गया आपके पास 8/1.6 कटेगा, ऊपर हटेगा आएगा 5। समझ में आ गया कैसा है, ठीक है। एन का मान 5 है, इसका मतलब उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, ठीक है। तो किसी बॉडी पर इतना चार्ज है या नहीं इसको चेक करने का मतलब एन निकालना है। एन अगर आ गया इंटीजर, इंटीजर मतलब कौन है, पॉजिटिव इंटीजर, या आप कहिए एन आ गया नेचुरल नंबर तो सही है। ऐसे वास्तविक में यहाँ पर लिखते हैं जेड ही, जेड मतलब क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीजर है ना, ये इंटीग्रल वर्ड कम फॉर इंटीजर, इंटू है ना ये मल्टीपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं Q इक्वल्स एन। याद रहेगा ना, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर सब मिला के चार्ज होगा
Q इक्वल्स NE होगा, ठीक है। एक में और टर्म्स का आपको भी एक्स्ट्रा ही है, एक होता है एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपको पढ़ना फिलहाल तो नहीं है, फिर भी जान लीजिए कैसे है। मान लो आपके पास एक बड़ी है, एक बड़ी पे लिखा हुआ है 3 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, -7 कूलम चार्ज, 8 कूलम चार्ज, 11 कूलम चार्ज, ठीक है, प्लस में। तो बताओ इस बड़ी पर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज निकालने के सारे चार्ज को आप एल्जेब्रिक सम मतलब जिस तरह मैथ में जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। सम 3 टाइप का होता है, एक होता है बुलियन सम, एक होता है एल्जेब्रिक सम, ठीक है। बुलियन सम में बाइनरी नंबर यूज करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग कंप्यूटर में, बाइनरी नंबर होता है 0 या 1 होता है। फिजिक्स में 1 का मतलब होता है स्विच ऑन और इसका मतलब होता है ऑफ। जब स्विच ऑफ है तो उसको कहते हैं हम लोग 0, स्विच ऑन है इस टाइप होता है ना, इस टाइप होगा ना स्विच ऑन, तो इसको 1 से इंडिकेट करते हैं। सर्किट में ऑन और ऑफ को दिखाते हैं किससे, 0 और 1 से। फिजिक्स में लॉजिक गेट पढ़ोगे आगे जाके आप लोग, लॉजिक गेट में 0 जो होता है वो दिखा स्विच ऑफ दिखाता है, 1 लिखा हुआ फिजिक्स में कहीं वो क्या हो गया, ऑन, ठीक है। इसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, अलजेब्रा सिर्फ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। चलिए आप साथ रहिएगा। तो एनिहिलेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जब भी किसी बड़ी पर आपको चार्ज निकालना हो, बस सबको जिस पर जोड़ते हैं मैथ में जोड़ दीजिए। तो 5 3 8, 8 8 16, 16 में 7 गया 9, 9 में 11 जोड़ कितना आएगा, 9 11 20 कूलम चार्ज आपका आंसर हो गया। बस प्लस माइनस सबको वैसे यूज करने से आप मैथ में यूज करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीख गए। फिर कोई पूछेगा बताओ कि अगर 2 चार्ज है आपके पास Q1 और Q2, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज। 2 चार्ज का प्रोडक्ट मोर देन 0 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज। सब जान तो पढ़ाया हुआ है। अरे 2 नंबर को गुना करने पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये तभी हुआ होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, नहीं होगा। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है लाइक चार्ज रिपेल, दोनों नेगेटिव है लाइक चार्ज रिपेल। इसका मतलब अगर 2 चार्ज का प्रोडक्ट मोर देन 0 है, मतलब समझ जाना कि दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, सेम होगा, तब ना प्लस गुना प्लस प्लस आएगा या माइनस गुना माइनस प्लस आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, मोर देन 0, हम पढ़े नंबर लाइन में 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव ना, नहीं होता है। इसका मतलब समझ जाना कि अगर Q1 into Q2 मोर देन 0 है, दैट मींस द चार्ज इज ऑफ लाइक नेचर, दैट मींस दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स पूछेगा, रिपल्सन बोलोगे, वही अगर दिया हुआ है Q1 into Q2 लेस देन 0, तो कहना कि दोनों का प्रोडक्ट गुना करने माइनस में आ गया ना, इसका मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस में, या फिर एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस में आएगा। -3 + 2 -6 आएगा, या -2 + 3 गुना को कितना आएगा, -6 आएगा। तो नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव तभी नेगेटिव आएगा जब दोनों नेगेटिव नहीं हो, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। इसका मतलब गुना करेंगे नेगेटिव तभी आएगा जब एक प्लस में एक माइनस में हो, एक माइनस में प्लस में हो। इसका मतलब दोनों का नेचर क्या अपोजिट है ना, तो क्या करते हैं, जब भी ये लिखा हुआ पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन दिस 2 चार्ज Q1 Q2, बोलना पड़ेगा दे विल अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट, इसमें क्या दोगे और इसमें क्या, दे विल, ठीक है ना। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नोट साइड में कर लोगे इसको, हर चीज को बोलना उसे बोलना ही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा इसको, बस 2 चीजों को बोले वहां पर, ये दोनों को मेनली खास कर नोट कीजिएगा। Q इक्वल्स एनी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है खुद आपको हम बोल देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ फर्क चार्ट देंगे। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट
अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स दे विल व्हाट रिपेल ईच अदर, एंड इफ Q1 into Q2 इज नेगेटिव दैट मीन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बिकॉज नेगेटिव तभी होगा जब दोनों कोई टीचर का होगा। हो गया ना, हो गया। और कई बार यही पूछा है एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम, क्या बोलोगे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम? -6 कूलम। और एक मिली कूलम में -3 कूलम। Q इक्वल्स एनी को ध्यान रखिए, जिसको हम बोल रहे हैं इंपोर्टेंट उसको जरूर ध्यान रखिएगा, जिसको इंपोर्टेंट नहीं बोलेंगे उसको आप छोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए आगे बहुत सिंपल है, ध्यान देना हो, बिल्कुल कंसेप्ट ये भी आपको मिलेगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक और उसमें पूछता हमेशा Q इक्वल्स एनी पर बेस्ड है, जो कि अक्सर आता भी है। कहेगा आपसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट बनाना होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, मींस कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के चार्ज का 1 कूलम बनाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1 कूलम बनाएगा। कूलम किसका यूनिट है? चार्ज। ठीक है, प्रूफ करना कुछ नहीं है। कितना, जब हाउ मेनी कहे क्या निकालना है, तो हाउ मेनी रहे इज रहे वही बात सेम वही एपी वाला है, एन निकालना है। एन निकालना है ना, चलिए एन निकालिए। तो क्यू मींस आपके पास कुल कितना चार्ज है? 1 कूलम, पुट कर दिए। एन निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कट गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 रह गया, इक्वल टू क्या बच गया? ध्यान देना, ये हटेगा पॉइंट, ऊपर 0 हो जाएगा। 10 गुना 10⁻19 हो गया, ऊपर गया तो बाय नीचे में 16। किसी को सॉल्व करने में अक्सर गलती आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और 10 में 16 से भाग देना आसान नहीं है, 1 0 और इसमें ले आते हैं। 1 0 और लाएंगे तो कितना होगा? ये 100 नहीं हो जाएगा। जब ये 100 हुआ, 1 0 यहां से निकाले ना, 1 पावर घट गया ना, बाय कितना? 16 इक्वल टू कितना? n। सही है, 100 भागा 16 करोगे कितना है? 6.25 आएगा इंटू 10 पे पावर कितना बच गया? 18। ये आंसर हो गया, ठीक है। जब भी पूछे हाउ मेनी मींस एन निकालना है, जब पूछे इज एन निकालना है। बड़ी पर चार्ज इतना होगा कि नहीं होगा, एन निकालना है, ठीक है। क्या रहेगा? एन निकाल के आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बताओगे तुम प्रशांत। कोई आपसे पूछेगा कि 3 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे? बस 3 कूलम में कितना? 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, इतना गुना 3 कर देंगे, कितना? 18.75 आएगा, नहीं आएगा? इतना गुना 3 करेंगे, 6 की 18, 5 से 75, 18.75 गुना 10 की पावर 18 आंसर हो गया, ठीक है। याद रहेगा? चलिए बेटा इसको ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, इसको ध्यान रखिएगा अभी। कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाएगा? बहुत सिंपल है ये, बस Q इक्वल एनी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। कोई पूछा क्या चार्ज कंजर्व्ड है? इस चार्ज इज कंजर्व्ड, हम सब पर एनर्जी इज कंजर्व्ड पढ़े है ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड पढ़े 9th में। क्या चार्ज कंजर्व्ड है? चार्ज कंजर्व्ड है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो सर मतलब क्या इसका? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को कंजर्व्ड कहते हैं। चार्ज इज सेड टू बी कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड। कहोगे सर व्हाट डज इट मीन? देखिए, ये मान लो एक बडी है, बडी बिल्कुल अकेला है, इस पर कितना प्लस चार्ज है? 6 प्लस चार्ज है, बडी बिल्कुल अकेला है, तब इस पर चार्ज जो है 6 ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बडी के साथ एक और बडी ले आए जिस पर चार्ज में 3 माइनस था, अगर दोनों को एक पाइप के थ्रू टच कर देंगे तो क्या होगा? चार्ज आपस में फ्लो करेगा। अगर ये पाइप मान लो मेटल का बना हुआ है, तो जब करंट चार्ज फ्लो करेगा तो प्लस और माइनस चार्ज आपस में फ्यूज करेगा,
और वो पढ़े होंगे फिजिक्स में, प्लस और माइनस चार्ज जब मीट करता है तो आपका होता है स्पार्क का प्रोडक्शन, होता है ना। इसका मतलब एक चार्ज का पेयर डिस्चार्ज हो गया, एक चार्ज का पेयर डिस्चार्ज हो गया, इसमें आप स्पार्किंग के तहत देखते हैं उसको। स्पार्किंग क्या? स्पार्किंग इज ए डिस्चार्ज ऑफ ए पेयर ऑफ चार्ज। और वही स्पार्किंग लार्ज स्केल में होगा, लाइटनिंग में, तो वहां बहुत सारे पेयर ऑफ होते हैं चार्ज जो आपस में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर अकेला होगा चार्ज कंजर्व्ड है, जहां एक बड़ी बगल में और आ गया और उसको किसी कंडक्टिंग मटेरियल से हम लोग कंडक्ट मिला दिए तो आपका चार्ज डिस्चार्ज होने में शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चार्ज कंजर्व होता है? बिल्कुल होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई पूछेगा डज चार्ज इज कंजर्व? यस। क्या चार्ज क्वांटाइज्ड है? बिल्कुल। क्वांटाइज्ड का मतलब जस्ट दिखाया था आपको हम। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के होगा। ठीक है, मींस या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या 5। कोई कहेगा क्या किसी बॉडी पर, सुनोगे, क्या किसी बॉडी पर 200% ऑफ ई हो सकता है? यस और नो? क्या किसी बॉडी पर 200% ऑफ ई हो सकता है? हो सकता है। 200% का मतलब क्या हो गया? 200/100 गुना ई। सही है, काटेंगे कितना? 2 ही आ गया। 2 बिल्कुल सही है। बस ये आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए, इट डज नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है। क्या किसी बॉडी पर 25% ऑफ ई हो सकता है? बिल्कुल नहीं कहोगे। 25/100 करेंगे कितना हो गया? 1/4 बटा में आ गया। 1/4 इज नॉट एन इंटीजर। इस टाइप से क्वेश्चन घुमाएगा तो तुम जवाब दे सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी न किसी बॉडी पर जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट इज व्हाई वी कैन से चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को क्वांटाइज्ड भी कहेंगे और चार्ज को हम लोग कंजर्व भी कहेंगे, बट किस सिस्टम में? आइसोलेटेड, मतलब बिल्कुल अगर अलग होगा वो सिस्टम तब, ऐसे नहीं। ठीक है, मिला इसको ना। ये दोनों को आप ध्यान में, चार्ज का आयन बोले दिए। एक माइक्रो कूलम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये 10⁻⁻6 कूलम होगा। एक मिली कूलम में 10⁻⁻3 कूलम होगा। तो पूछेगा आपसे एक मिली स्क्वायर कूलम में, तब क्या बोलोगे? 10⁻⁻6 एग्जाम बनेंगे 10 माइक्रो कूलम देगा ऑप्शन, तो भी सही मानेंगे, नहीं मानेंगे। मिली का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 क्या माइक्रो नहीं कहेंगे? अरे ज्यादा देखो, एक मिली का स्क्वायर कूलम, देखिए एक मिली का मतलब मिली का स्क्वायर, मिली का मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, मिली का मतलब 10⁻⁻6, -6 को माइक्रो नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। घुमाए उसे कैसे भी रहेगा, जवाब उतना आप पे लाकर रोकना है इसका। ठीक है, चलिए एग्जाम में आगे एक बड़ी पर आपका चार्ज दिया हुआ है 7 कूलम -8 कूलम और 10 कूलम। व्हाट इज द टोटल चार्ज? क्या बोलोगे? तुरंत कहोगे कितना? 9 कूलम बस, प्लस सबको ऐड कर देना। ऐड क्यों गए? किस कारण से? एनिलेशन ऑफ चार्ज के कारण से। ठीक है, चलिए ये सब ध्यान रखिए हमेशा। क्वांटेशन भी हो गया, ये भी हो गया। आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना ही है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ना है। फिर भी तीनों की तुलना हम करते हैं। क्या होता है? कोई चीज को आपको टेस्ट करना है, मान लो चावल पका या ना पका टेस्ट करना है, क्या यूज करते हैं? थोड़ा सा चावल लेते हैं टेस्ट करने, ये पूरा तस्ता यूज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा यूज करते हैं। चाय में चीनी मान लो भूल गए, टेस्ट करना है, 2 बूंद गिराते हैं जिम पर, अगर चीनी लगा टेस्ट चीनी है, इसको सही पी बहुत टेस्ट लगा, ठीक है, नहीं लगता है पूछता सर। देखिए तो वहां पर टेस्ट करने के लिए हम लोग हमेशा बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं ना, तो स्मॉल का मतलब हो गया वीक। देखिए यहां यूज किए हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज उस चार्ज को बोलेंगे जो कि बहुत वीक होगा, बहुत कमजोर होगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज उस चार्ज को बोलेंगे जो काफी वीक होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा। ठीक है, मींस वेरी वेरी वीक चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को दिखाते हैं किस सिंबल से? टेस्ट चार्ज को दिखाते हैं जिस सिंबल से, वो सिंबल को पढ़ते हैं Q0 नहीं पढ़ना है, Q0 पढ़ना है। जो वीक चार्ज ऑलवेज इसका नेचर क्या होता है?
ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं जानोगे तो कभी भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जान पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिंक इसी से आएगा। देखो कैसे, अब मान लो कि ये चार्ज है, ये चार्ज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहां नोट लगा हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, इसका वर्चस्व है कुछ। ठीक है, अब इसका प्रभाव कहां तक है, प्रभाव मतलब इसका इफेक्ट कहां तक है, इसका इफेक्ट का मतलब ये प्लस है ना, बाकी दूसरा चार्ज को हम मान लो यहां रखे, अगर ये इसको अपनी ओर खींच लिया मतलब इसका इंपैक्ट यहां पड़े, और दूर की अभी भी खींच लिया, इसका इंपैक्ट यहां पड़ भी है, और दूर की अभी भी खींच, इसका इंपैक्ट यहां पड़ भी है। लेकिन इंपैक्ट का जो स्थिति है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। जो जो दूर जाएंगे फोर्स घटेगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं घट रहा है, एक समय आएगा इस जगह पर अगर कोई चार्ज को आप रखिएगा, कमजोर चार्ज को, उसको भी अगर ये नहीं खींच पा रहा अपनी ओर या रिपेल नहीं कर पा रहा है, ये प्लस है और ये भी क्या होगा हमेशा प्लस, प्लस प्लस रिपेल करेगा ना, अगर रिपेल कर दिया समझ जाओ इसका इंपैक्ट वहां पड़े, तो इसका फील्ड वहां पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का वो रीजन जिसमें कि कोई टेस्ट चार्ज उसके कारण या तो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का निकालना है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं के बराबर होगा क्योंकि वो कमजोर है ना, और यहाँ पर बढ़िया चार्ज लेना भी नहीं है, नहीं तो क्या हो, इसको उल्टे इसी को भगा देगा है कि नहीं। इसीलिए वीक चार्ज यूज करते हैं, वीक चार्ज इंडिकेट करेगा कि उसको कोई भी आराम से पुश कर देगा, कोई अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, इसलिए वीक चार्ज का यूज किया गया कब, जब हमें कोई चीज को टेस्ट करना है तो। ठीक है, तो नाम पड़ा इसका टेस्ट चार्ज, ऑलवेज वीक होगा, ऑलवेज स्मॉल होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका अमाउंट लगभग नहीं के बराबर होगा। आपको हम पढ़ाए थे मैथ में कुछ दिन पहले, Q नॉट टेंड्स टू जीरो लिखाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, Q नॉट का मान लगभग जीरो है, जीरो कूलम के बराबर है, नहीं के बराबर है। ठीक है, काफी वीक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन को कहेंगे जिसमें कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के कारण अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, और इसका स्टैंडर्ड डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज, अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वही हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तब तो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा ना। और ये चार्ज होगा माइनस, तब लोग क्या होता है, रिपेल नहीं बल्कि उसकी ओर आता। ठीक है ना, मतलब ये रिपेल करेगा तब जब ये प्लस होगा, और ये अट्रैक्ट तब करेगा जब ये माइनस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन को कहेंगे किसी चार्ज का जिसमें कोई दूसरा चार्ज, कोई वीक चार्ज क्या हो जाए, अट्रैक्ट या रिपेल कर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F, जो फोर्स लगा किस पर, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मान लो कि ये टेस्ट चार्ज इधर रिपेल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अरे क्लास 9th में नहीं पढ़े हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, जो दिशा डिस्प्लेसमेंट का होगा वही किसका होगा। ठीक है, वैसे ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये माइनस चार्ज है, ये Q नॉट ली है, अगर ये बोलो इधर, ये इधर इधर आएगा नहीं आएगा, अरे माइनस प्लस को अपनी ओर खींच लेगा ये। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करो। ठीक है ना, इसी कारण से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, फिर आपको याद होगा हम लिखाए थे इसके बहुत पहले पढ़ाए थे, मतलब आपको फर्स्ट लॉक सेकेंड लॉकडाउन के पहले लिखाए थे ना, सेकेंड था ये, हाँ सेकेंड था लॉकडाउन, तीसरा आ गया ये लॉकडाउन। देखिए क्या बोला, प्लस यहाँ मान लो है, प्लस अभी जस्ट लिखा थे, प्लस यहाँ मान लो ढके टेस्ट चार्ज और प्लस प्लस रिपेल, यहाँ से टेस्ट चार्ज प्लस प्लस रिपेल, प्लस और प्लस क्या रिपेल। इसका मतलब प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसीलिए हम दिखाए थे आपको बहुत पहले, देखिएगा वीडियो में दिखा जो होगा। हाँ सर क्या हुआ, इस तरह क्यों किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस रिपेल।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया ना, यहाँ रखेंगे इधर होगा, यहाँ रखेंगे यहाँ होगा, यहाँ पर इधर, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव वाले में क्या जस्टिफाइड आपको, निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब अंदर आएगा ना, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जिस दिशा में वो अट्रैक्ट होगा मतलब उस दिशा में फोर्स काम किया, और जिस दिशा में फोर्स काम किया वही दिशा किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही क्यों होता है, सिखा दिया इस चीज को भी, बस ये फॉर्मूला इंडिकेट किया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। हो गया ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है किसका, एक कोई प्लस चार्ज का एक माइनस चार्ज का, मींस एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन का, बस मिटाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोसेस आई यूनिट कोई पूछेगा क्या बोलोगे आप, सिंपल है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ना नहीं आपको ये एक्स्ट्रा ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ध्यान देगा इसका। चलिए मिटाएं इसको। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, और वैसे ही कौन आपका है, सुनो क्या इसमें होता है, दोनों में आपको ये दोनों, ये इसके बाद पढ़ना है, ये फिर पढ़ना ही नहीं है, ये तो आपको पढ़ना है, ये फिर पढ़ना ही नहीं है। सुन लो बेटा इसको, डायरेक्शन किस तरह से हम एरो आउटवर्ड की और एरो इनवर्ड की इसका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे, कोई एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, कोई एग्जाम अगर तुम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें जरूर पूछेगा। चलिए देखो उसके बाद फिर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। यहां पर आपको रखना है एक टेस्ट मैग्नेट। टेस्ट मैग्नेट का मतलब होता है कि बहुत कमजोर मैग्नेट है, बहुत कमजोर मैग्नेट। और टेस्ट मैग्नेट का नेचर वैसा ही होगा जैसा, याद कीजिए आप लोग पढ़े हैं चैप्टर 2 में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है ना, पढ़ोगे आगे। नॉर्थ पोल को ट्रीट करते हैं प्लस के रूप में और साउथ पोल को ट्रीट करते हैं माइनस के रूप में, ठीक है। जिस तरह से टेस्ट चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट लिया ना, जिस तरह से टेस्ट चार्ज को लिया था क्यू नॉट के रूप में, उस तरह से टेस्ट चार्ज ना लेकर के अब लेंगे टेस्ट पोल। और टेस्ट पोल हमेशा नॉट पोल होगा, जिसको एम नॉट या एम एन से दिखाता है, एम एन टेस्ट पोल हो गया ये। टेस्ट पोल का मतलब एक ऐसा नॉट पोल लगेंगे, नॉट पोल, नॉट पोल हमेशा, नॉर्थ पोल कोई कहेंगे टेस्ट पोल, ऑलवेज नॉट पोल इज सेड टू बी टेस्ट पोल। जब नॉर्थ है तो साउथ होगा, ये स्पष्ट है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर में एडजस्ट करेगा, अकेले कभी हो सकता नहीं, ठीक है। नॉर्थ पोल को आप प्लेस के सामने में, अगर ये नॉर्थ पोल इसकी और यहां पर क्या रिपेल करेगा ना, अगर रिपेल या इसकी ओर अटैक करेगा, अगर इसकी ओर ये अटैक कर गया समझ जाओ कि इसका फील्ड यहां पर है, अगर नहीं किया तो इसका फील्ड यहां पर नहीं है। जिस रीजन तक कोई मैग्नेट, इसको हम इस तरह समझाए थे आपको, एक कांटी लिए थे, एक कांटी लेकर के एग्जाम्पल सही नहीं था, वो सही आपका तब होगा जब बहुत कमजोर लेंगे, तो कमजोर कौन का टेस्ट पोल ही होगा, क्योंकि कांटी तो स्ट्रॉन्ग हार्ड तो उसका वजन है ना। बहुत वीक पोल लेंगे, अगर तो बहुत जो वीक पोल है वो इसकी ओर अटैक कर गया या रिपेयर जहां तक करेगा, जिस क्षेत्र तक करेगा उसी क्षेत्र को इसका मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते किससे है, बी से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते किससे है, ई से। और ग्रेविटेशनल फील्ड भी वैसा ही फील्ड है। आप लोग पढ़ा है कि दुनिया में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अटैक कर रहा है ना। मान लो एक बड़ी अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, और एक बहुत छोटा सा बॉडी है, बिल्कुल इसका मास नहीं के बराबर है, इसको एम नॉट कहते हैं, एम नॉट टेस्ट मास बोलते हैं इसको। टेस्ट मास मतलब बस चेक करना है कि इसका प्रभाव यहां पर है या नहीं, ठीक है। बट जो जो ये बड़ी दूर जाएगा फोर्स कमजोर होगा। आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में भी, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1, M1 मीन्स M इंटू M2 मीन्स M नॉट, पाए कितना डिस्टेंस आर का, सही है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा ना। तो इस मास का, मीन्स अर्थ का वैसा रीजन जहां तक कि बहुत छोटा सा मास का बॉडी उसकी ओर खींचा जाए, उसी रीजन को, उसी क्षेत्र को, उसका हम लोग कौन फील्ड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड करेंगे, ठीक है।
तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जिस मास का बॉडी, जिस रीजन तक, कम मास का बॉडी मतलब बहुत वीक मास का बॉडी जिस रीजन तक उसकी ओर खिंचा रहा है, समझ जाओ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वहीं तक। ठीक है, तो ये आपका फील्ड का मतलब हुआ कि उस रीजन तक उसके प्रभाव को मापना जहां तक उसका इफेक्ट काम करे। ये होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल दिए, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। And what is direction of magnetic field? In direction of force acting on test pole, and direction of gravitational field is always towards the center of Earth. क्यों? चूंकि ये बॉडी कहाँ खींचता है, अर्थ की सेंटर खींचता है। इसको पढ़े है ना 9th में, इसीलिए इसका डायरेक्शन में सेंटर ऑफ अर्थ की ओर होगा। ठीक है, चलेगा। ये क्या बोले, इस तीनों चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना था फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज और चार्ज। चार्ज में जो पढ़ा है आपको वो काफी इंपॉर्टेंट है, बेटा इसको ना। आगे नेक्स्ट एक है जो कि इंपॉर्टेंट काफी ये है, जिसको अक्सर कोई समझता नहीं जल्दी है, इंपॉर्टेंट ही है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके जस्ट बाद दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, दिया है ना। दोनों में क्या अंतर है, इस पर गौर कीजिएगा। दोनों काफी सिंपल है, समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाते हैं V से, और पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएंगे डेल्टा V से। डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल। V2 माइनस V1 पढ़े हो ना, पढ़ाइए इसको आप। V माइनस U क्या पढ़े, चेंज इन वेलोसिटी पढ़े, ठीक है। उस तरह से यहां पर भी है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V यहां पर वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या मापता है? पोटेंशियल मतलब क्षमता होता है। पोटेंशियल का मतलब क्षमता, उसकी क्या क्षमता है, किसकी, किसी चार्ज की। मान लो ये चार्ज है, ध्यान क्या बोलना चाहिए, ये चार्ज है, ये चार्ज है। इस चार्ज का इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, 4 पॉइंट दिया हुआ। मैं पूछूंगा बताओ इस चार्ज का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होगा, ये पर होगा, सबसे कम डी पर, है ना। मतलब कि इसका इंपैक्ट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, सुनोगे इस चीज को फिर से। ये मापेगा कि इसका प्रभाव मतलब इसका इंपैक्ट कितना, इस चार्ज के कारण ये दूसरा चार्ज कितना ज्यादा उससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। जैसे इसको आप समझिएगा, हमारा एक बॉल है, एक बॉल को जो जो अर्थ से ऊपर ले जाते हैं उसका बढ़ता है पोटेंशियल। नहीं पढ़े पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, क्या पढ़े क्लास 9th में, P = mgh पढ़े हो ना। हाइट बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। उससे यहां पर हाइट में दूरी बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका डिफाइन जो लिखता है बुक में उसको प्रथम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान देना। डिफाइन को ही समझने में अधिकांश गलती करता है। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive on charge, test charge, from where to where, from infinite to that point where we have to find electric potential। मतलब समझे क्या हुआ, नहीं समझे। देखिए, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल हम। इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना है, इन्फाइनाइट बहुत दूर है, नहीं है, इन्फाइनाइट बहुत दूर है, चंद्रमा से हम आ रहे हैं, ठीक है। इसको एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, चंद्रमा से लेकर आ रहे हैं एक टेस्ट चार्ज को, चंद्रमा इन्फाइनाइट होगा मान लेते हैं, सन से ला रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा से मान लो हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज बहुत वीक है, ये बहुत वीक है ना। इसका फील्ड कहीं तक लिमिट होगा, चंद्रमा तक इसका फील्ड होगा नहीं, ठीक है। मान लो कि इसका फील्ड यहां तक है, नेट दिन इस चारों तक फील्ड इसका, ठीक है। क्या यहां से यहां तक लाने में हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस रिपेल कब करेगा, जब इसका फील्ड में आएगा तब ना।
अभी तक तो इसके फील्ड से बाहर है, इसका फील्ड यहीं तक है ना, इसका मतलब इसके बाद का फील्ड है ही नहीं, तो इसको इक्वल करेगा, ये इक्वल नहीं करेगा। इसका मतलब इसका फील्ड जो है यहां से शुरू होगा, नहीं होगा शुरू, यहां तक जो मैं घेरा हूं, इसका मतलब हुआ इसका रीजन, इसका क्षेत्र जिसमें ये फोर्स लगाएगा, इतना ही क्षेत्र इसका है चारों तरफ। तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में क्या हमें कोई वर्क करना पड़ा? कोई वर्क नहीं, जीरो वर्क हो गया। अब जैसे ही इसके अस्तित्व में आएगा, इसके फील्ड में आएगा, हमको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इसके फील्ड के अगेंस्ट। ये प्लस है और ये प्लस है। मान लो घूमते घूमते यहां तक आराम से ले आए। आप लोग पढ़े ना इसमें पढ़े आप लोग बायोट फोर्स, कुआं के अंदर डालते हैं बाल्टी, जब तक बाल्टी रहता है पानी में उठाने में हल्का लगता है ना, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है पानी, ठीक है। लेकिन यहाँ सपोर्ट करने का हमें यहाँ कोई अपोज ही नहीं कर रहा है इसको, यहां से यहां तक कोई फील्ड नहीं है, तो इसका फील्ड थ्रू यहां से हुआ है ना, मीन्स यहां से यहां तक लाएंगे, कोई वर्क नहीं, जीरो वर्क। जैसे ही अंदर अब शुरू हुआ, हमको अब ये इसको पुश कर रहा है, हम चाह रहे इसको यहां लाने के लिए, ये पुश करेगा, मान लो यहाँ पर लाए घिस के इसको ऐसे, फिर इसको ये पुश किया, फिर इसको ला रहे हैं, मतलब इसको हमको वर्क करना पड़ रहा है, किसको लाने? इस चार्ज को लाने के लिए। इस चार्ज को यहां से यहां तक हम कैसे भी करके ले आए, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, उस वर्क को क्या बोले? W। जो वर्क हमको इसके फील्ड में आने के बाद यहां से यहां करना पड़ा, उस वर्क का अमाउंट बाय जिस चार्ज को लाए उसके अमाउंट को डिवाइड करेंगे, तो मिल जाएगा आपको उस पॉइंट पर इस चार्ज का क्या समझ गया ना। दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। The amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinite to that point. लाए यहां से यहां तक ही है, बट यहां से यहां तक नो वर्क। Why no work? Because there is no field. फील्ड ही नहीं, वर्क क्या जीरो होगा ना, फील्ड रहेगा तो वर्क होगा, ठीक है। एक चंबुक का मान लो, नॉर्थ चंबुक यहाँ चंबुक का ये मान लो कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है। एक और चंबुक है, इसका ये मान लो ये नॉर्थ पोल है। इस चंबुक का, ये बड़ा चंबुक है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब पावरफुल है ये, इसका फील्ड मान लो यहां तक है। इस चंबुक को यहां से यहां तक लाएंगे, कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं, तो इसका प्रभाव कुछ नहीं वहां तक है। अब जैसे इसमें इन किया ये, अब इसको ये पुश करना शुरू करेगा, तुम इधर जाओ, ठीक है, हम इधर आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों वर्क हमको वर्क करना पड़ रहा है, हमने जो यहां से लाया इसको वर्क किया, उसी वर्क में लेकिन W, ठीक है, और जिसको लाए वो नीचे आ गया, डिवाइड जो आएगा वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट, ठीक है। अब लोग यहां पर बी पॉइंट लाना था हमको चार्ज को, यहां से यहां लाने में न्यूरॉन को काम करना पड़ा, और यहां से यहां तक लाने में बोलो वर्क अधिक करना पड़ा, कम करना पड़ा? वर्क अधिक करना पड़ा ना, यहां से यहां तक में कम वर्क में काम, अब और ज्यादा रिपेल कर रहा है इसको, पास आ रहा है इसके ना, और वर्क करना पड़ेगा। W1 बड़ा कि W2 बड़ा? W2 बड़ा किससे? W1 से, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एट 2 बड़ा कि पोटेंशियल एट 1 बड़ा? 2 बड़ा, तो पोटेंशियल एट 2 बड़ा, तो पोटेंशियल एट 2 बड़ा और पोटेंशियल एट 1 छोटा, दोनों का डिफरेंस जो होगा इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज डेल्टा V से फॉर्मूला क्या हो गया? V2 माइनस V1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला और चाहोगे, डेल्टा V इक्वल्स V2 मीन्स W2 बाय Q0 माइनस कितना? W1 बाय Q0। समझ गए ना, ठीक है। इस तरह ये हो, ऐसा समझना पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, जब समझे।